हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। देखो, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 11 और 12 के लिए। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, तो अच्छे से देखना, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन जो है ना, एक काफ़ी डरावना शब्द है अपने आप में ही। बहुत ज़्यादा अजीब लगता है बच्चों को, पहले तो पढ़ा नहीं होता उन्होंने कभी। और क्लास 11 में जैसे हम स्टार्ट करते हैं लिमिट, डिफरेंशिएशन, तो कुछ थोड़ा अजीब अजीब लगता है। तो पहले समझेंगे डिफरेंशिएशन है क्या, फिर डिफरेंशिएशन को बेसिक से समझेंगे, फिर उसके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देखेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और मीनिंग समझेंगे डिफरेंशिएशन का है क्या। ठीक है। देखो, डिफरेंशिएशन को समझने से पहले ये समझ लो कैलकुलस क्या होती है। ठीक है। कैलकुलस क्यों समझे जी? हम तो डिफरेंशिएशन समझने आए थे। देखो, डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस के अंदर आता है। कैलकुलस की दो ब्रांच हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो पहले कैलकुलस को समझ लें, फिर डिफरेंशिएशन समझ लेंगे। देखो, कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस बेसिकली होता है मैथमेटिकली स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस चेंज किस में आ सकता है? ये फंक्शंस में आ सकता है, या फिर आप कह सकते हो क्वांटिटीज में आ सकता है। ठीक है। तो समझ नहीं आया मतलब चेंज क्या होता है? देखो, सिंपल सी मतलब सिंपल सा है। हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने ना। तो ये क्वांटिटीज हैं, या फिर फंक्शंस हो सकते हैं हमारे, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उनमें जो कंटिन्यूस चेंज आएगा ना, लगातार चेंज आता है। लगातार चेंज कैसे आएगा जी? जैसे मान लो फंक्शन हो गया वाई बराबर एफ एक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वाई बराबर मान लेते हैं ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, एक चीज़ बताओ, अगर मैं एक्स की वैल्यू मान लो एक्स बराबर 1 रख दूंगा, मैंने एक्स की वैल्यू में चेंज करी, एक्स की वैल्यू पे मैं 1 पे गया, तो जैसे ही मैंने एक्स बराबर 1 रखा, क्या मेरा वाई बराबर चेंज नहीं हो जाएगा? वाई बराबर मेरा 3 नहीं आ जाएगा? अरे एक्स का 1 रखोगे, वाई बराबर 3 आ गया, तो चेंज आया ना। इस चेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही ये है, बिल्कुल ऐसा है जैसे जैसे आपने जियोमेट्री पढ़ी है ना। जियोमेट्री में आप शेप्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। जैसे कोई चीज़ स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, सर्कल है, ट्रायंगल है ना, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, मतलब वट एवर यू, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी इसमें। जैसे स्फेयर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी होंगी। तो जैसे ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। और देखो, और जैसे एलजेब्रा पढ़ा होगा आपने, है ना। एलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं हम? एलजेब्रा में हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ने पड़ते हैं आपको भाई, ये फंडामेंटल है लेकिन ये एलजेब्रा के अंदर आता है, पता होना चाहिए। ये ज्योमेट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या है? ये मैथ की ब्रांच है। जितना भी मैथमेटिक्स है उसकी सारी की सारी ब्रांचेज आ रही हैं निकल के, है ना। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी एक मैथ की ब्रांच है। उसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं? उसमें हम देखो, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं ना। और बेसिकली, और अगर डिटेल में जाए ना, तो हम रिलेशन पढ़ते हैं एक। अरे सर, रिलेशन पे आ गई, ये तो है ही ये आपका वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो खुश ना हो। अच्छा देखो, रिलेशन मतलब हम रिलेशन पढ़ेंगे साइड्स और एंगल का। ठीक है। तो ये ब्रांच है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब इसमें हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। इसमें 6 फंक्शन होते हैं हमारे। मैं आपको बता दूं 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, और कोसेक होता है, और सेक होता है। ठीक है। ये 6 फंक्शन होते हैं बस ट्रिग्नोमेट्री में, यही पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हिला के रख देते हैं। ठीक है। जितनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री है सब में यही है। तो अलग अलग ब्रांच है। ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, एलजेब्रा में अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, कोई दो चीज़ें आपको ऐड करनी है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, सेपरेट करनी तो भी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब किसी फंक्शन में चेंज आता है तो हम कैलकुलस पढ़ते हैं। अब कैलकुलस की दो ब्रांचेज हैं फर्दर,
इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बता दूं, फिर चलेंगे डिफरेंशिएशन पे, है ना। बट डिफरेंशिएशन है क्या, समझ लेते हैं थोड़ा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो इसमें एक और ब्रांच है हमारी स्टैटिक्स, उसमें हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जो डाटा हमें मिलता है उसको हम एनालाइज करके एक वे में उसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो समझ जाना इसको क्या होता है, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज कैलकुलस। अब कैलकुलस के दो, देखो कैलकुलस के मेन दो पार्ट हैं। पहला होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। हाँ ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इसमें पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज या फंक्शंस, है ना। क्या पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पलक झपकते, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब पलक झपकते, एकदम एक सेकंड से भी अंदर कोई चीज जो बदल जाती है ना, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब अच्छा ये तो बताना रेट क्या होता है, वो वाला रेट नहीं कि ये पेंसिल 5 की है तो इसका रेट 5 हो गया ये नहीं। देखो रेट का मतलब होता है कोई चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज हो, है ना। रेट का मतलब, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर देंगे ना हम, तो रेट निकल आता है ना। अरे मतलब मेरे को स्पीड क्या है आपकी, तो स्पीड कैसे बताते हो, स्पीड मेरी 3 मीटर पर सेकंड है। 3 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि आप हर सेकंड में 3 मीटर चल जाती हो। जैसे 1 सेकंड हुआ मैं 3 मीटर आगे बढ़ गया, सॉरी मैं बोर्ड से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये रेट आता है ना। और जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेट निकल के आता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेट निकल के आया इसको हम स्पीड बोल देते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। यानी चाल क्या है अपनी, तो क्या है हमने रेट ही तो निकाला, इस चीज को टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट आ गया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशियल में यही पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसमें देखो फंक्शंस होंगे, बहुत बड़ी ब्रांच है। अच्छा एक और चीज बताऊं देखो, और क्वांटिटीज। एक मजे की बात यह है कि कैलकुलस अब हम पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लिमिट, ठीक है। लिमिट की वजह से ही हम कैलकुलस पढ़ पा रहे हैं, इसी की वजह से कैलकुलस का विकास संभव हुआ। लिमिट क्या होती है, लिमिट 3-4 तरह की होती हैं वैसे, अगर अलग अलग कंसेप्ट में देखी जाए तो। जैसे सीमा हम इसको कहते हैं हिंदी में, ऐसे एक तो आप कह सकते हो किसी देश की सीमा, है ना। जैसे किसी देश की बाउंड्रीज कहाँ तक है वो लिमिट होती है। जैसे मान लो आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, उसकी लिमिट है 3000 पर डे, उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है ना। एक सीमा किसी की वो होंगी, है ना, वो सीमा है। और एक सीमा मैथमेटिक्स में ये, इसको सीमा पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है फंक्शन में अगर कोई वैल्यू को रखते जाएं, जैसे थोड़ा सा समझ लो, मतलब वैसे है तो बहुत बड़ा ही, एक्स की वैल्यू में धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा वाई का जो मान है ना, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा, मतलब वहां तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कैसे अप्रोच करेगा देखो मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू धीरे धीरे पहले 1 रखूँ, फिर 1 का आधा कर दूँ, फिर उसका आधा कर दूँ, तो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू घटाता जाऊंगा लिमिट क्या आती जाएगी। लिमिट मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ, वाई की संभावना क्या होगी आने की। एक्स का मान 1 रखा तो 1 आ गया, है ना। फिर एक्स का मान मैंने एक्स का मान मैंने मान लो 0.9 कर दिया तो आंसर 1 से बड़ा आएगा ना। ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसकी एक्स बराबर इक्वल लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, मतलब अप्रोच करता है। अभी आप इसको मत समझो, कंफ्यूज हो गए। बेसिक समझो बस, कैलकुलस का जो जन्म हुआ वो लिमिट की वजह से हो पाया। इसमें पढ़ डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज। इसमें क्या पढ़ेंगे देखो इंटीग्रेशन में। अच्छा इंटीग्रेशन एक और चीज समझ लो, है ना, इसको डिफरेंशिएशन कह देते हैं, यही वही आपका, ये आपका इंटीग्रेशन बोल देते हैं हम, ठीक है। चीजें ध्यान रखना जो मैं बोला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। बस मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है, ये याद रखना है।
यानी कि इसको हम जो इंटीग्रेशन है ना, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ध्यान रखना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में अब इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे क्या, तो इंटीग्रेशन में एक तो पढ़ोगे आप एरिया अंडर द कर्व। अरे सर कैसी कैसी चीज ला रही हो, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे सब समझ आएगा, फिर सीख लो थोड़ा सा, है ना। एरिया अंडर द कर्व का मतलब होगा, जैसे मैं कहूँ इसका एरिया निकाल दोगे आप स्क्वायर का, तो फटाफट ए स्क्वायर लगा के निकाल दोगे, है ना, साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का भी आप निकाल दोगे ना, एल इंटू बी। सर्कल का भी निकाल दोगे, है ना, पाई आर स्क्वायर। इसका भी निकाल दोगे, इसका कोई फॉर्मूला होगा जो भी होगा लिख देंगे। इन हर किसी की तुम हर किसी का फॉर्म वो एरिया निकाल सकते हो। अब मैं को इसका एरिया निकाल दोगे, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, इसका एरिया निकाल के दिखाओ, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि इसका एरिया निकाल के बताओ, तो निकाल पाओगे नहीं, भी निकाल पाओगे। तो हम इसका एरिया निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसका एक प्रोसीजर होता है पूरा, सीखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं इंटीग्रेशन के, है ना, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो मतलब अंदर एक रूट है, अगर आप इसको नहीं समझोगे अभी तो चीज़ में बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो बड़े ही प्यार से समझते जाओ कि कैलकुलस क्या है, उसकी दो ब्रांचेस हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब तुम पूरा सीख जाओगे तब तुम पता चलेगा हाँ यार इंटीग्रेशन क्या था, रिवर्स प्रोसेस था डिफरेंशिएशन का। ध्यान रखोगे तभी तो, ठीक है, कि बहुत हेल्प होगी ना, फिर इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या पढ़ते हैं इसमें, और पढ़ते हैं इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी हैं, थोड़ी 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 तो ऐड करके हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। बेसिकली आप समझो, कभी इंग्लिश बोलते होंगे आप कहते होंगे यार इन चीज़ों को हाउ टू इंटीग्रेट दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कैसे करें, एक पास कैसे लाएं, है ना। तो इंटीग्रेशन में आता है, नहीं पढ़ते, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेट करो चीज़ों को। और डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना, है ना। तो डिफरेंशिएशन का ऐसे भी समझ सकते हो आप, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस वेयर थिंग्स आर सेपरेटेड। ये डिफरेंशिएशन करते हैं, चीज़ों को अलग करते हैं। मतलब बेसिकली मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ऐसे मान लो कि आपके पास कोई एक चीज़ है, ठीक है, इसका आपको छोटा सा पार्ट अगर निकालना है ना, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाओगे। ठीक है, और इस छोटे छोटे पार्ट को आपको ऐड करना है, ऐड करके ये बनाना है पूरा, तो आप इंटीग्रेशन लगाओगे। समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन कुछ चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हैं और डिफरेंशिएशन अलग कर देते हैं। ये दो तीन चीज़ आपको पढ़नी है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन पूरा। ये आपने इसका बेस देख लिया, ठीक है, कि कैलकुलस क्या है, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन क्या है। अभी तो डिफरेंशिएशन को और सीखोगे, है ना। फिलहाल हम समझो डिफरेंशिएशन मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और फंक्शंस। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। अच्छा और सुनो यार, पढ़ाई कैसे चल रही है वैसे। देखो यार, डिफरेंशिएशन का वीडियो तो काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि एग्जाम आपकी नज़दीक आ गई, लेकिन इतना कह रहा हूँ ना, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इंटीग्रेशन में आप किसी से भी बहस कर सकते हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस में। क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कैलकुलस है क्या, और फिर डिफरेंशिएशन आते हैं अंदर तो वो भी नहीं पता होता है, उसमें भी ये नहीं पता यार कि फॉर्मूले याद कैसे करें डिफरेंशिएशन का। अच्छा फॉर्मूले याद भी होते हैं तो भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि एक चीज़ें घिसी पिटी पढ़ा दी जाती हैं कि इस मेथड को लगाओ, ये करो। तो मेथड नहीं, बेस में जाएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले, और देखो मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, इसको समझने से ये समझो, इसको समझने से पहले ये समझो, भाई जरूरी है अगर वो नहीं समझेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी शायद। डिफरेंशिएशन, ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, एक और बता दूं, इसका मतलब होता है
डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है ना। तो डिफरेंशिएशन मतलब इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव निकालने की जो ठीक है, एक फंक्शन का किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। इन डेरिवेटिव निकालने की एक प्रक्रिया जो है ना वो डिफरेंशिएशन कहलाती है। जैसे मैं कहूँ ड्राइविंग क्या है, तो ड्राइविंग क्या है, गाड़ी चलाने की प्रक्रिया, ड्राइविंग कहलाती है ना। ऐसे डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो, अब ये आपको याद रखना है। अब डिफरेंशिएशन के समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा स्लोप क्या होती है। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। पहले आप स्लोप समझो क्योंकि बहुत आगे काम आने वाला है ये आपको, है ना। तो अब हमारा यहाँ से कुछ काम रहेगा, पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज स्लोप। ठीक है, स्लोप है क्या, फिर हम हाउ टू फाइंड स्लोप, ये दो चीजें सीख लेंगे ना, फिर डिफरेंशिएशन आप आराम से सीख जाओगे। हाउ टू फाइंड, दो चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, स्लोप क्या है और स्लोप को कैसे निकालते हैं, है ना। दो चीजें समझ गए, डिफरेंशिएशन इजी, फिर उसके बाद फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और देखो रटना तो हर चीज में पड़ता है यार, मतलब कुछ बेसिक आपको याद तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप कुछ चीजें कर पाओगे। तो देखो पहले हम समझते हैं स्लोप क्या है। तो स्लोप समझने के लिए एक चीज समझो, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अरे ये तो पता है सबको, ये भी नहीं पता है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। अब इसको ऐसे मत याद रखना, वैसे याद रखना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, देखो इधर जाते हैं तो पॉजिटिव और इधर जाते हैं तो नेगेटिव। ऐसे वाई में ये पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मान लो मैं एक लाइन ले लूँ कोई, वैसे हम कर्व पे बात करेंगे सारी चीजें, कर्व। अच्छा कर्व तो पता क्या होता है, ये भी नहीं पता। कर्व होता है, कर्व को कैसे डिफाइन करें, देखो जैसे मैं बताऊं, जैसे ग्राफ पे कोई भी एक, देखो जैसे ये मैंने लाइन खींच दी तो ये कर्व है। ठीक है, और देखो जैसे मैं कहूँ, जैसे ये मैंने एक लाइन खींची तो इसका, अब मैं कहूँ ये क्या है, ये कर्व है, क्या है, कर्व। और हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो हम इसके अंदर का ऐसे करके एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर्व है, तो हम फिजिकली कर्व का स्लोप वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो अब मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन। अब मैं कहूँ इस लाइन की मुझे स्लोप बताओ, इस लाइन की स्लोप बताने के देखो दो तीन तरीके हैं। पहले तो स्लोप समझो, स्लोप है क्या। तो स्लोप हम कहते हैं कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन, ध्यान से समझना, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कोई भी लाइन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में जो थीटा एंगल बनाती है ना, वही स्लोप कहलाती है। समझ में आया, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। इसको दोबारा समझो, कोई भी लाइन घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एनी लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेक्स एन एंगल अ थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो समझो कोई भी लाइन है, ठीक है, धनात्मक एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घड़ी की उल्टी दिशा में जो थीटा एंगल बनाती है उसे हम स्लोप कहते हैं, उस रेखा के। ठीक है, इसकी स्लोप। तो समझ में आया स्लोप क्या होती है, लिख दूं पर, है ना, एनी लाइन मेक्स एन एंगल, एनी लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive x axis, with the positive x axis in the anti clockwise direction. In the anti clockwise direction,
कॉल स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप को एम से लिखते हैं ऑफ लाइन, ठीक है, समझ में आया? इसको एम से डिनोट करते हैं। और ध्यान रखो, इतना समझ में आया? अरे यार अब तो याद कर लो, ऐसे याद मत करो, मतलब समझो आप, मैं कह रहा हूँ स्लोप मतलब ढलान, स्लोप मतलब ढलान। देखो इसकी, अच्छा ये बताओ, इस लाइन की ढलान ज्यादा है, इस लाइन की ढलान ज्यादा है, किसकी? इस वाले की ज्यादा है, इस वाले की? तो आप कहोगे इसकी ढलान ज्यादा है ना, इससे जल्दी नीचे आ जाओगे, इससे देर में आ पाओगे, ठीक है? तो बस हम कुछ नहीं करते, ढलान निकालते हैं, ठीक है? समझ में आया ढलान क्या है? अच्छा एक तरीका और है ये, अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका। तो दूसरा तरीका ये है सिंपल सा, है ना? बस स्लोप ये है। अब देखो स्लोप निकालेंगे कैसे, स्लोप वही था जो समझा दिया, ठीक है? स्लोप मतलब क्या है, कोई भी लाइन धनात्मक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो थीटा एंगल बनाती है ना, वो थीटा एंगल ही स्लोप कहलाता है, ठीक है? देखो अब हम देखेंगे स्लोप निकालेंगे कैसे। स्लोप निकालने का देखो सिंपल तरीका है, आपको दो पॉइंट दिए होंगे, मान लो ये पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है? तो पॉइंट ए, इसको हम बोल देते हैं ए पॉइंट, और इसको बोल देते हैं बी पॉइंट, ठीक है? अब ए पॉइंट के कुछ हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे ना, कोऑर्डिनेट यार ये तो जानते थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट वगैरह क्या होता है, ऐसा ना हो बिल्कुल ही गधे आ गई हो। x1 y1, ठीक है? और इसके x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें इसकी स्लोप निकालनी है, तो एक चीज बताओ, यहाँ समझो, मैंने इस लाइन पे ये थीटा बना दिया, यहाँ पे मान लो ये 30 डिग्री का है, अगर ये इसके समांतर में एक लाइन यहाँ खींच दूं, तो क्या ये थीटा भी हमारा 30 नहीं बनेगा? अरे भाई क्योंकि लाइन पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को अगर एक रेखा सीधी काटती है ना, तो उस पर जो थीटा एंगल बनता है वो सेम बनता है ना, इसको हम कहते हैं ये वाले जो ना, ये इक्वल एंगल होते हैं हमारे, ठीक है? याद रखना है ये, ठीक है? जैसे देखो ये दो लाइन है, मैंने इसको ऐसे काटा, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है? क्लास 10th में पढ़ा होगा यार। अब देखो एक्स एक्सिस की पैरेलली हम एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है? अब कुछ नहीं करना, सिंपल इस वाली लाइन से एक्स एक्सिस पे एक लंब डाल दो, मतलब 90 डिग्री पे लाइन है ऐसा कर देना, बस खत्म। अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? अब आप स्लोप निकाल दोगे इसकी, ठीक है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या आता है मैं बता दूं आपको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है? ये स्लोप है, और स्लोप देखो, और स्लोप जो डीपली निकल के आती है, स्लोप आती है स्लोप बराबर टेन थीटा, ठीक है? और स्लोप किसके बराबर होती है? एम की, ठीक है? स्लोप क्या होगी? टेन थीटा के बराबर आएगी, ठीक है? अच्छा देखो ये टेन थीटा कहाँ से आ गया? अरे यार एक चीज समझो, देखो मैं कहूँ इसकी स्लोप बताओ, ये थीटा, तो ये थीटा कैसे निकालोगे आप? ये थीटा ऐसे ही तो निकालोगे, यहाँ से मान लो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से मान लो एक लंब डाल लिया आपने, टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है बताना? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब ये जो भी होगा और आधार ये जो भी होगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो, दो है मान लो, ये तीन मान लेते हैं, तो तीन बट्टी दो नहीं आ गया टेन थीटा, है? ऐसा तो नहीं बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमजोर हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। अब देखो, ठीक है? अब देखो ये निकालना है, अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो ये वैल्यू है, ये वाली, ये कितनी है? देखो यहाँ से यहाँ तक x1 है ना, अरे यहाँ से यहाँ तक x1 है ना, यहाँ से यहाँ तक x1 चल के गए हम। अरे यार एक बात बताओ, मान लो 3,4 आपको ये डिनोट करना है इस पे, तो कैसे करोगे? पहले x एक्सिस पे 3 चलोगे, फिर x एक्सिस पे y एक्सिस पे 4 चलोगे, तभी तो 3,4 पे आप आओगे, है ना? ऐसे ही देखो यहाँ पर पहले x1 चले और y1 चले, x1 इतना आ गया, ठीक है? अच्छा, और ये जो दूरी निकल के आई है ये कितनी है? देखो यहाँ से यहाँ तक y1 ही तो चले हैं, तो ये y1 है आपकी, परफेक्ट, समझ में आ रहा होगा ना? अच्छा देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है पूरी? x2, अरे यार यहाँ से यहाँ तक चल के गई तभी तो x2 आया, है ना? x2 तो चल गई, ये x2 है ना? और देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? y2, मतलब ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक?
y2। अच्छा ठीक है, अब मैं कहूँ कि मुझे ये दूरी बताओ, तो आप सिंपली दिमाग लगा के चला कीजिए, ये नहीं बोल सकते यार कि अगर मैं पूरे x2 में से अगर x1 घटा दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी, है ना। तो ये दूरी कितनी आ गई, x2 माइनस x1। मेरे को ये दूरी कैसे आएगी, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक y1 है, y2 में से y1 घटा दो तो ये आ जाएगा, तो मतलब ये दूरी कितनी आ गई यहाँ से, y2 माइनस y1। और मैं कहा था स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हमारा tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा मतलब m, तो आप लिख सकते हो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है यानी कि हाइट y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, इसका हम लोग देते हैं m, है ना। तो ये m की स्लोप आ गई, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, बस ये इसमें स्लोप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ, है ना, अब डिफरेंसेशन समझ में आ जाएगा क्या आराम से। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो इसके छोड़ लीजिए। अब देखो अच्छा स्लोप आप निकाल दोगे, वैसे मैं पूछूँ तो आपको एक सवाल कर लेते हैं ना स्लोप पे। देखो स्लोप पे एक सवाल कर लेते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। स्लोप मतलब एम, एम मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आपका 4,3 और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 5,4, ठीक है। मैं को इसकी स्लोप निकालूँ, स्लोप मतलब थीटा निकालो, तो स्लोप कैसे निकालोगे आप, टेन थीटा बराबर ये कितना आएगा बता सकते हो, या फिर सीधा छोड़ो ना, y2 माइनस y1 कर दो और x2 माइनस x1 कर दो, और y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 3 और x2 कितना है 5, x1 कितना है 4, तो 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो 1, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1, है ना। और टेन थीटा 1 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, ये पता है नहीं पता है, ये भी नहीं पता है तो थीटा कितना आ गया 45, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना ये 45 का बनेगा, ठीक है। स्लोप निकाल दिया अपने ऐसे करके। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं स्लोप के बारे में थोड़ा सा, इसकी स्लोप बताओ मुझे क्या होगी। अच्छा स्लोप बताओ मत, खाली ये बता दो कि स्लोप किसकी ज़्यादा होगी। चलो ये मैंने 4 आपको क्वेश्चन दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इनमें बताओ स्लोप किसकी ज़्यादा होगी। तो स्लोप देखो, देखो इसका थीटा 90 बन गया ना, जिसका थीटा 90 बन जाए उसके इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसकी स्लोप कितनी होगी, इसका देखो थीटा कितना है, एक्स एक्स के साथ थीटा निकालो, देखो एक्स का थीटा 90 था इसका, तो इसका एक्स का थीटा कितना है 0 है ना, अगर हम पैरेलली इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो 0 बन गया। अरे यार इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल बता सकता है कोई, दो लाइन है ये, तो इनके बीच में एंगल तो 0 है ना, तो एंगल 0 है, इसलिए इसकी स्लोप कितनी होगी 0, निकल गया। अच्छा इसकी स्लोप कितनी होगी देखो, और इसकी स्लोप मेरे ख्याल से इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसका थीटा ज़्यादा है और इसकी स्लोप कम होगी क्योंकि इसका थीटा कम है। स्लोप मतलब ढलान, ढलान किसकी ज़्यादा होगी, ढलान तो इसकी ज़्यादा होगी ना। तो सबसे पहले ये आएगा, इसका नाम रख देते हैं हम सी डी, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। तो सबसे सॉरी हाँ बी, सबसे ज़्यादा होगी बी की, ठीक है, सॉरी सबसे ज़्यादा किसकी है बी की, फिर बी से कम किसकी है सी की, फिर सी से कम किसकी है ए की, और फिर ए से कम किसकी है डी की। ये स्लोप का ऑर्डर आ गया है। मेरी एक चीज समझ नहीं आ रही सर, आप आए तो डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे लेकिन स्लोप क्यों पढ़ने लग गई अभी तक डिफरेंस शुरू नहीं हुआ है डिफरेंशिएशन का यही बेस है यार, है ना। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन होता ही स्लोप है
किसी भी कर्व की स्लोप एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, किसी भी कर्व का जो हम स्लोप निकालते हैं ना वो स्लोप ही डिफरेंशिएशन होती है, इसलिए मैंने आपको स्लोप समझा रहा हूँ, है ना। अच्छा ये आगे समझो, देखो अब ध्यान से समझो, चलो इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप निकाल दोगे, इसकी स्लोप आप निकाल नहीं सकते क्योंकि ये तो कर्व आ गया, कर्व की स्लोप कैसे निकालेंगे, ये एक्स एच ये वाई, ठीक है। तो इसकी स्लोप कैसे निकालनी चाहिए यार, ये स्लोप तो बड़ी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी कर्व की आपको स्लोप निकालनी है ना तो एक पॉइंट डिसाइड करिए, उस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट क्या होती है, एक बार में एक ही पॉइंट से निकलती है, ठीक है। ये सर्कल है, अगर मैं सर्कल पे एक टेंजेंट बनाना चाहूँ ना इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जा सकती है, दूसरी टेंजेंट यहाँ से नहीं जाएगी, तो ये टेंजेंट आपको यहाँ बनानी है। देखो तो मान लेते हैं मैं कहूँ यार कि एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम x1, y1, और यहाँ स्लोप ले लेते हैं हम, वो पॉइंट ले लेते हैं x2, y2, ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, मैं कुछ स्लोप निकालूं तो स्लोप आपको इन दो पॉइंट के बीच निकालनी पड़ेगी ना। देखो तो ये मैंने एक लाइन खींच दी, अब दिक्कत यहाँ ये आ गई कि ये लाइन तो टेंजेंट बना ही नहीं रही है, टेंजेंट केवल कर्व से एक बार एक पॉइंट से एक ही बार गुजरती है। देखो ये तो यहाँ भी कट कर गई, यहाँ भी कट कर गई, मतलब टेंजेंट ठीक से खींची नहीं। अब इसको कैसे निकालें, इसकी स्लोप कैसे निकालें कर्व की, तो इस कर्व की स्लोप निकालने के लिए आपको एक चीज करनी है, देखो हाँ, अब देखो क्या करना है आपको यार, इसकी स्लोप अगर हम निकालेंगे तो वो तो आएगी नहीं, m बराबर, ठीक है, पॉइंट दूर दूर है, स्लोप बनी नहीं, हम क्या करेंगे एक एजम्पशन करेंगे, ये एजम्पशन करेंगे कि हमने ये ग्राफ खींचा, ये हमने कर्व बनाया, हम क्या करेंगे ये दो पॉइंट है ना, इन दो पॉइंट को बहुत पास ले आते हैं, बहुत पास ऐसा ले आते हैं कि अगर हम टेंजेंट खींचें, अब मैं यहाँ से एक टेंजेंट खींचूं, देखो ये पॉइंट तो गुजर जाएगी ना, देखो निकल गई इस पॉइंट से, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो ये यहाँ थीटा बनाएगी ये स्लोप होगी इसकी, और स्लोप क्या, यही डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है समझो, यहाँ से जो ये एंगल बना रही है इस पॉइंट को मैं बहुत पास ले आया, ठीक है। अब देखो बहुत पास क्या होया, ये जो x1 है और ये y1 है, और यहीं पे आपका x2 और यहाँ पे y2, ठीक है। अब मैं कौन स्लोप निकालो यहाँ की, तो स्लोप आप सिंपल स्लोप का फॉर्मूला तो यही याद रखोगे ना, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या, अब मैं आपसे पूछूं y2 माइनस y1 हम बहुत ज्यादा करीब ले आए हैं, तो y2 माइनस y1 कितना आएगा, करीब करीब जीरो आएगा ना, और यार बहुत पास ले आए हो आप y1 और y2 को, देखो करीब करीब जीरो आएगा, ऐसी x2 माइनस x1 भी बहुत बहुत पास है, तो ये भी करीब करीब जीरो आएगा। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ जाए यहाँ पे करीब करीब जीरो हो या जीरो हो, तो वहां पे जो y2 माइनस y1 है ना, ये क्या बन जाता है, tan थीटा बराबर ये y2 माइनस y1 बन जाएगा dy, और x2 माइनस x1 बन जाएगा dx, यही होता है आपका डिफरेंशिएशन, यहीं से निकल के आता है, समझ में आया। मतलब मेरे को डिफरेंशिएशन है क्या, तो अभी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का। अब डेरिवेटिव क्या होता है, इस कर्व का डेरिवेटिव तो सिंपल है, किसी भी कर्व पर एक टेंजेंट अगर हम खींचें तो वो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी ना थीटा, वही डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्लोप, एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व, है ना, मैं इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा हूँ, हिंदी में बोलते हैं, देखो कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होती है ना वही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, किसी भी कर्व की जो स्लोप होती है ना वही उसका डिफरेंशिएशन होता है, ये मान लो, ठीक है, याद रखना, ठीक है, यही डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ध्यान रखना बस, डी वाई ओवर डी एक्स कहाँ से आया, ये यहाँ से, देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़े कुछ फॉर्मूले उसको देख लेते हैं, एक और हम यही लगाते हैं इसमें फंडा, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो सारे सीख लो, मतलब हर चीज़ देख लो कैसे कैसे क्या होता है, कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना। जैसे मान लो कि कुछ फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो अगर हम x1 को चेंज कर दें x2 से, ठीक है, x1 को x2 चेंज किया, ये स्वाभाविक सी बात है, अगर फंक्शन x का है मतलब x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की चेंज होगी, मतलब मान लेते हैं y1 भी y1 से y2 बन जाएगा, ठीक है।
ऐसा हुआ। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। अब क्योंकि y2 माइनस y1 क्या है, बहुत कम है, तो इसको dy बोलेंगे, और x2 माइनस x1 क्या है, ये dx हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस हमेशा कि जो चेंज है ना y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये या तो जीरो के बराबर हो, जीरो नहीं होना चाहिए है ना, मतलब नेग्लेजिबल हो एकदम, बहुत सूक्ष्म अंतर अगर होगा तो ये dy ओवर dx बन जाएगा, ये y2 माइनस y1, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन भी बन जाते हैं, बहुत डीप है यार, तो उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप है, तो समझ में आया इतना। देखो यार बहुत हार्ड चीज़ थी, मैंने सरल बनाने की कोशिश करी है। कुछ अगर आपको दिक्कत हो कोई भी कहीं भी किसी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, मतलब है ना। देखो पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाउट्स तो तभी क्लियर होते हैं। एक तो डाउट आते ही नहीं है, अगर बोरिंग पढ़ाया जा रहा है तो डाउट आएंगे नहीं, सिंपल सी बात है ना। और अगर समझ में आ रहा है और डाउट तो आएंगे, और डाउट आएंगे तो उनको जरूर कंप्लीट करें, कहीं से भी पूछ सकते हो ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, नहीं तो आपके पास में पढ़ाने वाले होंगे टीचर्स होंगे उनसे पूछो, ठीक है। अच्छा ये क्या मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शन में x1 से x2 पे जाएंगे हम, मतलब वैल्यू चेंज करेंगे तो y1 से y2 हो जाएगी। अब ये तो चेंज है ना, ये इतना कम होना चाहिए, करीब करीब जीरो, यानी कि करीब करीब जीरो, जीरो नहीं करीब करीब जीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है। एक और चीज़ देख लो, लिमिट x टेंस टू अगर हम जीरो कर दें तो एफ एक्स जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है, ठीक है। एफ एक्स की यहाँ पे क्या होगा, लिमिट, मैं कह रहा था ना लिमिट से ही डिफरेंस सब कैलकुलस का वो विकास हुआ है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है ना, ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। इसका सिंपल सा मतलब कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ओवरऑल तो एक्स में चेंज करोगे तभी तो वाई में कुछ आएगा, अरे यार एक्स में चेंज करोगे तभी तो वाई में आएगा। देखो एक दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ये सब वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर करे, इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने आप हो जाएगा, मतलब है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है ना। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है भाई वो स्वतंत्र कुछ भी कर सकता है, अगर उसमें कोई चेंज आया तो डिपेंडेंट वाले में भी चेंज आ जाएगा, और वाई यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कह रहा है कि ये डेल्टा वाई और डेल एक्स क्या है, ये वाई टू माइनस वाई वन जो था ना, इसको हम डेल वाई कह देते हैं, और एक्स टू माइनस एक्स वन जो था उसको हम डेल एक्स कह देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल पे था, लेकिन जब एक्स की वैल्यू इन बड़े लेवल पे हम छोटी करते जाएंगे तो क्या होगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। मेरा फ़ोन बंद तो नहीं हुआ है, और हाँ ये भी चालू है। अब देखो समझ में आया ना, लिमिट मतलब सिंपल कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू धीरे 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 जीरो के करीब ले जाएंगे, तो ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो चेंज है ना, जो बदलाव आ रहा है क्वांटिटी, वो धीरे 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 घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और करीब करीब जीरो के पास आ जाएगा। और जैसे ही जीरो के पास आएगा हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के थोड़े से तरीके सीख लो, है ना, तो मतलब रट जाने चाहिए। तो एक चीज़ देखो, डिफरेंशिएशन को जैसे एक तो हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझो, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स जो क्या है पता है, ये आपका ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब ये आपका डिफरेंशिएशन करवाने वाला है, इसको आप ये मत समझ लेना डी वाई ओवर डी एक्स एक रेशियो है, ये मत समझ लेना इसको, ये नहीं है, ठीक है। रेशियो नहीं है, जैसे 4/5 होता है ना, तो आप इसको भाग मान लेते हो, ये भाग नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन करवाएगा, ये डेरिवेटिव निकलवाएगा, ठीक है, तो ये ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा मैं लिख ही दूँ है ना, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा अब देखो डिफरेंशिएशन, एक तो हम डी वाई ओवर डी एक्स से निकल लिख सकते हैं, दूसरा वाई डैश से लिख सकते हैं, तीसरा वाई वन ऐसे लिख सकते हैं, चौथा एफ डैश एक्स से लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा वाई की जगह पे देखो, क्योंकि फंक्शन तो यही होता था ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे एफ एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो कुछ नहीं होता, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है यही। ये चारों पांचों तरीके हैं जो कि आपको एकदम माइंड में आ जाने चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं डिवाइड बाई एक्स को ऐसे लिख देंगे, 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 ठीक है। समझ में आया? कुछ फॉर्मूले देखो, या फिर ये समझ में आ गया, चलो फॉर्मूले करवा देते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूले मस्ट है। फॉर्मूले करवाएंगे तो आई थिंक आपके 20-30 मिनट और जाएंगे। अभी वीडियो आई थिंक 40 की हो गई है, चलिए और बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये समझ में आया ना, डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो यार, अगर आपको मौका मिल रहा है ना पढ़ने का तो पढ़ लो, क्योंकि हमारा जो मतलब मैंने जब पढ़ा था डिफरेंस तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। 11th में कुछ फॉर्मूले रटे है ना। देखो 11th में फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएशन निकालने का, फॉर्मूला आता है डिफरेंस, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मतलब ऐसे आप सीख लेना, इसको भी मैं सिखा दूंगा, जरूरी होता है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे आप डिफरेंशिएशन निकाल लोगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन पालोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसको घसे पेटे को हम भूल जाएंगे, अभी सब सिखाएंगे तुम्हें यार धीरे धीरे। अब डिफरेंशिएशन से हुआ बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो एक पहला फॉर्मूला, अगर आपका y बराबर कोई चीज़ कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव यानी कि dy ओवर dx जब आप निकालोगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला याद रखना है। कैसे? जैसे मैं कहूँ मैंने दे दिया आपको y बराबर 5, तो y बराबर 5 मतलब डिफरेंशिएशन dy ओवर dx निकालू तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ मैंने दे दिया y बराबर आपको 300 की पावर 3000 की पावर 500 मान लो, ठीक है। तो ये है तो यार कांस्टेंट ही ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y डैश बराबर 0, y डैश लिख सकते हो, dy ओवर dx लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको dy ओवर dx बराबर 0, ठीक है। समझ में? कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन 0। प्रूफ देखो इसका, जो स्लोप सीख रही थी ना उसी से प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, अच्छा y बराबर कितना है? मान लो मैंने एक सवाल ले लिया y बराबर 5, ठीक है। और y बराबर 5 तो यहाँ से आएगा ना, ये ऐसे जाएगा और एक्स एक्स की समांतर ऐसे चलता जाएगा। तो ये y बराबर क्या है? y बराबर 5 का एक लाइन है या कर्व है या ग्राफ है, ठीक है। हाँ कर्व जो ग्राफ होता है एक अब ध्यान मांगे मुझे, ठीक है। अब देखो y बराबर 5, देखो एक्स 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 से ये कितना एंगल बना रहा है मुझे बता दोगे? तो एक्स एक्स से ये तो 0 एंगल बना रहा है ना, है ना। अरे यार एक चीज बताओ, ये लाइन पहले ऐसी थी 0 एंगल, थोड़ी सी उठा दी कुछ थीटा बनाएगी, थोड़ी और उठा दी फिर और थीटा बनाएगी, थोड़ी और उठा दी फिर और थीटा, थोड़ी और उठा दी फिर थोड़ी, ऐसे करके थीटा बढ़ता जाएगा। तो एट शुरुआत में तो थीटा 0 ही होगा ना, तो शुरुआत में थीटा कितना है? 0। और tan 0 मतलब स्लोप क्या होती थी? tan थीटा होता था, ठीक है। थीटा स्लोप क्या होती थी? 0। अब स्लोप कितनी है भाई? tan थीटा छोड़ो, स्लोप कितनी है? 0, हमें पता पड़ गया क्योंकि 0 एंगल बना रहे हैं। अब थीटा कितना होता है? tan 0 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। जब थीटा आपका 0 डिग्री आ जाए तो ये 0 आ जाता है, तो स्लोप कितनी आ गई? 0। तो फॉर्मूला याद रखोगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 0। रट लो अभी, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब y बराबर आपको ये फॉर्म मिलेगी x की पावर n, सॉरी x की पावर n, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से समझना, इसका डिफरेंशिएशन जो करते हैं ना dy ओवर dx बराबर ये n जो इसकी चांद पे बैठा है ना, इसको नीचे ले आओ और फिर इसको ऐसे लिख दो जैसा है ये। अब इसमें से एक घटा दो, पावर में से एक घटाना है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान समझो, अगर कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा इस रूप में, यहाँ पर देखो y बराबर एक्स की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है ना, ये आपका कांस्टेंट नंबर होगा कोई कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 15 हो सकता है,
20 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है ना, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। और जो वाई ये एक्स है ना, ये आपका हमेशा यही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब सॉरी एक्स आपका कभी बदलेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है, तो ये हमें हमेशा यही रहेगा, ठीक है, हमेशा यही रहेगा। तो पहचान लोगे, मतलब एक्स दिख जाए और एक्स से कुछ पावर दिख जाए मतलब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। देखो y बराबर एक्स की पावर 2, यार एक्स तो सेम है, y मतलब n, सॉरी n की जगह 2 आ गया है ना, बाकी सेम है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे अब, तो देखो dy ओवर dx, देखो ये n उठा के नीचे रख दो, n तो 2 है तो 2 नीचे रख दिया, इसको यूं ही लिख दो, ये यूं ही देखो n माइनस 2 यानी कि ऊपर जो पावर है ना उसमें से एक घटा दो यहाँ पे, तो n 2 में से गया तो एक बचा, तो देखो 2x1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया बस। अब x पावर 1 मतलब x ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया y बराबर 2x, है ना, y डैश बराबर 2x। एक और सवाल कर लेते हैं यार, सवाल तो करते जाओ, सवाल में कोई दिक्कत नहीं। मान लो x पावर 5 ले लिया मैंने, अब x पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लिखो dy ओवर dx, ठीक है। अच्छा ये 5 को उठा के जस्ट नीचे रख दो यहाँ पे x, और ये 5 है ना, इसमें से एक घटा दो 4, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो एक और करते हैं, y बराबर x की पावर 11 ले लेते हैं आपके, अब देखो dy ओवर dx, ये 11 नीचे रखो, x 11 में से एक गया तो 10, मतलब एक घटाना है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन धीरे धीरे, है ना। अच्छा इसका निकालो, अब मैं कहूँ मैंने हाफ कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल, डरना है नहीं भाई, कंसेप्ट क्या है, जो कंसेप्ट है उसे ही खोज दो, बस यही लगा दो, देखो समझो, देखो dy ओवर dx, डरने की जरूरत ही नहीं है, ये 1/2 नीचे एज इट इज लिख दो x। अच्छा आधे में से एक घटाना है, देखो जो भी चीज हो यहाँ पे उसमें से एक घटाना होता है, तो ये यहाँ पे आधा है और आधे में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा ना। कुछ कैलकुलेशन के लिए बुद्धि यूज कर लिया करो, हर जगह मैथमेटिक्स यूज करना भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब तुम मैथ करोगे, एलसीएम लोगे, ये करोगे वो करोगे, क्यों भाई क्यों, आपको आधे में से एक घटाना है। अच्छा एक में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा आएगा, तो आधे में से एक घटाओगे तो माइनस का आएगा ना, सिंपल है, तो आधा आ गया, तो बस यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस का आधा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक, कुछ पल्ले पड़ा। अच्छा ये देखो मैं कहूँ इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, इसको उठा रहे, इसका करो y बराबर x की पावर 3/2, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो dy ओवर dx, ये 3/2 तो यूं ही नीचे आ जाएगा, है ना, x एज इट इज रहेगा। अब 3/2 में से एक घटाओ, सॉरी हाँ 3/2 में से एक घटाओ, अच्छा 3/2 होता कितना है, 1.5 देखो थोड़े थोड़े सीख लो यार, 3/2 1.5 होता है, 1.5 होता है ना, हाँ पता है कैसे यार, ये कैसे समझोगे तुम, ऐसे बताओ 2/2 कितना होता है, 1, है ना, तो 3/2 मतलब इसमें भाग करो, देखो 2 एकन 2 पॉइंट, 2 पंजी 10, अरे 2 एकन 2, एक बचा, जीरो लगाओ 10, तो 1.5 आ गया ना। इसको बेसिकली आप ऐसे याद रखो, 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, ठीक है। 1.5 में से एक घटाओ, 1.5 में से गया तो आधा बचेगा ना। ये जो है फास्ट कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा वे होता है ना। अब तुम यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोग, तुम क्या करते हैं यहाँ पे, तुम ऐसे करते 3/2 -1, एलसीएम आया यहाँ पे 1 लगाया, फिर एलसीएम आया 2, 2 एकन 3 एकन 3, फिर 1 2 2 2 ऐसे करते 1/2 बचता नहीं। थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन वैदिक मैथमेटिक्स पे चलो, और कैलकुलेशन ही आपको हर चीज़ सिखाने में आसान बनाती है ना। कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी तो आप कुछ भी चीज़ें परफेक्टली नहीं कर पाओगे, कर तो दोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला पहले समझ में आया। अच्छा आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बताओ, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो देखो ये फॉर्मूला जो है ना, इसके सारे फॉर्मूले जो मैं बताऊंगा वो किससे ड्राइव होंगे, वो इससे ड्राइव होंगे, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं जब तक बताऊंगा नहीं तुम समझ नहीं पाओगे, फिर भी लिख लो, एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। ये एफ एक्स क्या है, ये वाई बराबर मिलता है जो भी मिलता है हमें, ठीक है। इसको वाई की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
एफ एक्स बराबर, है ना, तो घबराना मत। चलो देखो इसको मिटाऊं, तो और सवाल कर लेते हैं, दो और, अगर कन्फ्यूजन नहीं होगी आप सब सॉल्व हो जाएगा। देखो चलो इसका डिफ्रेंसिएशन करो, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर माइनस की 3/2। अब तो तुम सब कुछ कर दोगे यार, अब क्या है, अब तो गड़बड़ हो गई सर, अब कैसे करें, या तो वाई होता था, वाई तो है ही नहीं, तो हमसे नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं देखो इसको दो तीन तरीके हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ डैश एक्स, ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया इसका। अच्छा -3/2 को ऐसे लिख दो, फिर एक्स, अब माइनस से -3/2 में से एक घटाना है, -2 में से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। अरे वाह, अरे -2 में से -1 घटाओ 3 हो जाएगा यार, माइनस की, आ रहा है वो समझ में ठीक है। अच्छा देखो यार, थोड़ा वीडियो को रोकते हैं, अब हम लेट हो चुके हैं काफ़ी, तो चलते हैं, ठीक, कल पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉरी वीडियो रोकने के लिए, कुछ प्रॉब्लम से हुई है मतलब, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।